गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, इंग्लिश में बायोट पढ़ते हैं, BIOT बायोट, लेकिन हिंदी में पढ़ते हैं बायो। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग चलेंगे प्रीवियस लेक्चर में, यानी कि लेक्चर 1 में। वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था ओरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ा था? ओरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सन 1820 ईस्वी में डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर यह बताया कि जब किसी चालक तार में करंट फ्लो कराई जाती है तो उस तार के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। क्या नियम दिया था? उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर यह बताया कि जब किसी चालक तार में कंडक्टर वायर में करंट फ्लो कराई जाती है तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो सन 1820 ईस्वी में ही फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे। सन 1820 ईस्वी में ही फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे, बायो और सेवर्ट। ठीक है, उन्होंने ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट पर अध्ययन किया और उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे मतलब पहले प्रयोग किया, फिर चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कहते हैं हम बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक धारावाहिक चालक तार लेंगे। धारावाहिक चालक तार का मतलब हुआ जहाँ से करंट फ्लो हो सके। ठीक है, और ये तार है। ठीक है, इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो I हो रही है ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, इसमें इस धारावाहिक चालक तार में जो करंट फ्लो हो रही है वह नीचे से ऊपर की ओर हो रही है। हम जानते हैं कि जब किसी तार में, जैसे मान लीजिए कोई तार है, जब किसी तार में करंट फ्लो होगी तो वह अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट करेगी। क्या जनरेट करेगी? अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट करेगी। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही किसी पॉइंट पर, ठीक है, चाहे इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, चाहे किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात किया और एक नियम प्रतिपादित किया। ठीक है, तो जब इस वायर में, जब इस चालक तार में, ठीक है, जब हम करंट फ्लो कराते हैं, और करंट फ्लो कैसे कराते हैं? नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा? अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक पॉइंट ले लेते हैं। उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक पॉइंट ले लिया P। क्या ले लिया? उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक पॉइंट ले लिया P, और इस चालक तार की जो लंबाई है वह हमने मान लिया कितनी है? वह हमने मान लिया स्मॉल l है। ठीक है, इस चालक तार की लंबाई कितनी है? इस चालक तार की लंबाई स्मॉल l है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे? इस चालक तार में, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्जाम में आता है। इस चालक तार में हम इस चालक तार की लंबाई l है, जाहिर सी बात है, इस चालक तार की लंबाई l है। इस चालक तार में इस लंबाई का हम एक छोटा सा भाग ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक छोटा सा भाग ले लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये छोटा सा भाग हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया। ठीक है, हमने एक छोटा सा भाग हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, और इसको नाम दे दिया A, और इसको हमने नाम दे दिया B। ठीक है, क्लियर? और तो भाग कितना हुआ? इसका हुआ, इसकी यहाँ से यहाँ तक भाग है, तो लंबाई कितनी हुई? लंबाई हो गई dl, क्योंकि लंबाई, टोटल लंबाई कितनी थी? l। तो जब हमने छोटा सा भाग ले लिया तो लंबाई कितनी हो गई? लंबाई हो गई dl। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हम मान लेते हैं स्मॉल r है। ठीक है, इस पॉइंट P तक की जो दूरी है हम मान लेते हैं स्मॉल r है। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई? और यहाँ पर एक कोण बनेगा थीटा। ठीक है, यहाँ पर एक कोण बनेगा थीटा। ठीक है, तो हमको इस बिंदु P पर ही, ठीक, और एक बात और कि हम लोग जब
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वैद्युत क्षेत्र को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेट की, यहाँ पे चुंबक के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट किया था वैद्युत क्षेत्र को, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल बी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल बी से। क्लियर? तो यहाँ पे भाई इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही तो एक पॉइंट पी लिया है, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं बी, कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह बी है। लेकिन इस अल्पांश लंबाई के कारण, इस छोटे भाग के कारण, इस छोटी सी लंबाई के कारण यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह बी नहीं होगा, वह हो जाएगा डीवी। कितना हो जाएगा? डीवी। बात समझ में आई यहाँ तक? क्लियर? अब देखिए, इसको मिटा दे रहा हूं। अब क्या करेंगे? इस बिंदु P पर, ठीक है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वह निम्न कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है वह है, इसमें जो पहला पॉइंट है, यहां से थोड़ा सा किनारे से लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, dV प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब यह हुआ dV प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब यह हुआ कि dV जो है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? I के। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए ये तार है, ये तार है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I एम्पियर का, ठीक है। मान लीजिए इस I एम्पियर को हम मान लेते हैं कि इसमें 5 एम्पियर की धारा बह रही है। कितने एम्पियर की धारा बह रही है? इसमें 5 एम्पियर की धारा बह रही है। जब इसमें 5 एम्पियर की धारा बह रही है तो जाहिर सी बात है कि किसी तार में जब धारा बहती है तो वह अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, ठीक है। वो अपने चारों तरफ क्या करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, ठीक है। 5 एम्पियर की धारा मैं बहा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस तार में 10 एम्पियर की धारा बहाऊं, ठीक है, इसी तार में मैं 10 एम्पियर की धारा बहाऊं, तो जाहिर सी बात है कि इसका ये जो घेरा है, इसका जो एरिया है वह क्या हो जाएगा? ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 10 एम्पियर की धारा जब बहेगी तो इसका जो एरिया है वह क्या हो जाएगा? वह ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? वह बड़ा हो जाएगा, ठीक है, वह ज़्यादा एरिया कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यही है कि धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, और धारा घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र होगा क्या होगा? वह घटेगा, ठीक। अब देखिए दूसरा, dV प्रोपोर्शनल टू dl, ठीक है, dV प्रोपोर्शनल टू dl। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस dl को हम, इस dl को बढ़ा के हम इस पॉइंट पे कर दें, यहाँ पे कर दें, ठीक है, इस पॉइंट पे कर दें, ठीक है, यानी कि जो अल्पांश है, जो हमने छोटा सा भाग लिया है इस तार का, हम बढ़ा के यहाँ पे कर दें, तो जाहिर सी बात है कि करंट जो धारा बह रही है उसको और जगह मिल जाएगी धारा फ्लो होने के लिए, ठीक है। धारा बहने बस यहीं तक फ्लो हो रही है, लेकिन थोड़ा सा हम इस अल्पांश लंबाई को बढ़ा दें, ठीक है, तार की लंबाई का भाग थोड़ा सा और ज़्यादा ले लें, जाहिर सी बात है कि जो करंट है उसको और जगह मिल जाएगी, क्या होने के लिए? फ्लो होने के लिए, बहने के लिए। तो उस स्थिति में या इसके बीच जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वह क्या बनेगा? वह ज़्यादा ही ना बनेगा। जब भाई लंबाई इतनी रहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र इतना ही बनेगा, लंबाई इतनी कर दे तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा बनेगा। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि dV प्रोपोर्शनल टू dl, ठीक है, dV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, यानी कि dV किस पे डिपेंड कर रहा है? dl पे। लंबाई बढ़ेगी, यानी कि इसकी जो अल्पांश लंबाई है वह बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वह जो एरिया वह ज़्यादा कवर करेगा, और घटेगी तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया कम कवर करेगा। क्लियर? तीसरा देखिए, dV प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। dV प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ये कैसे? सोचने वाली बात है। देखिए, अगर इस पॉइंट को
मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर है और इसके बीच का कोण कितना है, थीटा है। और इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, ठीक है, बहुत ये पॉइंट बहुत कठिन है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मेरे समझ में नहीं आएगा। इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र क्या बन रहा है भाई, इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र जो बन रहा है वो जो एरिया कवर कर रहा है वो ज्यादा कवर कर रहा है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वह कितना है, वह है मैक्सिमम, वह कितना है, वह मैक्सिमम है। और ये इस बिंदु P को अगर हम इस पॉइंट पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनिमम, होगा कि नहीं होगा। भाई चुंबकीय क्षेत्र तो अपने तार अपने चारों तरफ तो कवर करेगा, यानी कि तार लिए दिए सब कवर करेगा, कहने का मतलब यही है। तो यहाँ पर इस P को अगर हम यहाँ ले लें, इस P को अगर हम यहाँ ले लें तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, मिनिमम। बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखिए अगर साइन की बात करें और कास की बात करें, ठीक है, 90 डिग्री 0 डिग्री, ठीक है, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, ठीक, और कॉस और साइन 0 का मान कितना होता है, 0। बात समझ में आई। और कॉस 0 का मान, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, और कॉस 0 का मान होता है 1, ठीक है। तो इस स्थिति में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह किस पर डिपेंड करेगा, वह डिपेंड करेगा साइन पर। किस पर डिपेंड करेगा, वह डिपेंड करेगा साइन पर। तो dV प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। क्लियर। चौथा पॉइंट देखिए, dV इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। dV इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ठीक है, अगर मैं मिटा दूं इसको, ठीक है, अगर भाई ये मान लीजिए तार है, ये तार है, क्या है, ये तार है, और यहाँ पॉइंट क्या है इसका, यहाँ पॉइंट है आपका dV, ये पूरा ये एक अल्पांश हमने लिया है, तो मान लीजिए B है, ठीक है, ये मान लेते हैं B, ठीक है, तो ये इतना ही एरिया तो कवर कर रहा है, या इतना ही एरिया कवर कर रहा है ना, जैसे धारा प्रवाहित हो रही है। और दूरी कहाँ तक है, दूरी है R, ठीक है, दूरी R है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस पॉइंट को उठा के हम यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, ठीक है, इस P पॉइंट को उठा के हम यहाँ ले लें, तो जाहिर सी बात है कि एरिया तो इतना ही कवर कर रहा है, ये जो तार है, ये जो वायर है, एरिया इतना ही कवर कर रहा है। तो इस स्थिति में क्या कहेंगे, अगर दूरी बढ़ती है, बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर दूरी बढ़ती है तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वह क्या होगा, वह अपना एरिया कम कवर करेगा। भाई दूरी बढ़ी तो चुंबकीय क्षेत्र बस यहीं तक है ना, तो इसका जो एरिया कवर कर रहा है वो कम कवर करेगा, और दूरी घटेगी तो एरिया ज्यादा कवर करेगा। बात समझ में आई। दूरी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया है वो कम होगा, और दूरी घटेगी तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया है वह बढ़ जाएगा। बात समझ में आई। अब देखिए, अगर मैं इन चारों नियमों को मिलाऊं, ठीक है, इन चारों को मिलाऊं तो देखेंगे इन या उपरोक्त को मिलाने पर, उपरोक्त को मिलाने पर, मिलाइए तो कितना आ जाएगा, dV I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यह क्या है, यही जो है, यही जो हमें मिला dV प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये जो मिला हमें, ये मिला, क्या मिला, यह मिला हमें बायो-सेवर्ट नियम। यही बायो-सेवर्ट का नियम है। बात समझ में आई यहाँ तक। अगर मैं इसे हटाऊं तो क्या मिलेगा, मतलब हमें मिलेगा dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आई।
और ये जो म्यू नॉट है, ठीक है, ये जो म्यू नॉट है वह क्या है, वह है वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता। क्या है, वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वह होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो सकती है, या तो हो सकती है आपका वेबर एम्पियर मीटर। कितनी हो सकती है, वेबर एम्पियर मीटर। बात समझ में आई यहाँ तक। मतलब इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वह होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, वेबर एम्पियर मीटर इसका मात्रक। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, ये होता है आपका टेस्ला या तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई आपको। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है एक सदिश राशि होती है। क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। तो अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dv। ठीक है, अगर dv इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक सदिश राशि होती है। तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू 0/4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ऊपर नीचे हम आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिलेगा dv वेक्टर म्यू 0/4 पाई, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ हो जाएगा आई डी एल इंटू मतलब आई डी एल क्रॉस आर अपान आर क्यूब। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं या चूंकि लिख सकते हैं, सिंस ये हो जाएगा ए बी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। यही होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी सी साइन थीटा एन कैप। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डी एल क्रॉस आर। बात समझ में यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी मैं वीमा की बात करूं, वीमा, तो जो म्यू नॉट की वीमा होती है ये होता है न्यूटन की वीमा mLT-2। ठीक है, और एम्पियर की एम्पियर 2 है तो एम्पियर स्क्वायर तो A2 हो जाएगा, ये हो जाएगा mLT-2 A-2। ठीक है, ये म्यू नॉट की क्या होती है, ये म्यू नॉट की वीमा होती है। ये तो था आपका बायो-सेवर्ट नियम। ठीक है, बायो-सेवर्ट नियम यही है, dv प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये म्यू नॉट क्या है, निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता है। क्लियर, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं हुई। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, मैं कुछ देर के लिए रुक जा रहा हूँ। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, उसको यहाँ थोड़ा सही कर लीजिएगा। dv वेक्टर म्यू 0/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। अभी हम लोगों ने बायो-सेवर्ट के लिए जो सदिश रूप निकाला था, उन्होंने निकाला था म्यू 0/4 पाई यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर होगा। ठीक है, और ये जाके पूर्ण रूप से सही हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट के बारे में। ठीक है,
रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यानी कि निर्वात की चुंबकशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध, ठीक है। तो लिखेंगे वी नो दैट, थोड़ा किनारे से लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वह होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है, ठीक। अब देखिए, एंड एप्सिलॉन यहाँ पे ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, वह होती है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। अगर हम एप्सिलॉन को यहाँ लें तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹, ठीक है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2 और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। बात समझ में आई? इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2 और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक। लिखेंगे 1 × 2, माने कि 1 और 2 का गुणा करने पर, आपस में गुणा करेंगे 1 × 2, तो हमें मिलेगा यहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/, देखिए दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये मिल जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹, और ये कितना दिया है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बात समझ में आई? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, यहाँ बचा आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसको यहाँ ले आइए, ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर से नीचे आएगा, कितना हो जाएगा 9 × 7 = 16, तो 1/9 इंटू 10⁻16, कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻16। बात समझ में आई यहाँ तक? ये क्या वैल्यू मिली? वैल्यू मिली हमें म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻16, यही वैल्यू मिली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक। ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये जो हो गया, क्या हो गया, ये हो गया 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये जो है, ये 3 इंटू 10⁸ क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, ठीक है। तो लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो जाएगा कितना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c²। तो ये हो जाएगा, या c इज इक्वल टू 1/ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रूट में, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट रूट में। बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई होगी, ठीक है। तो ये जो c है, प्रकाश की जो चाल है, वह किस पर निर्भर करती है? वह निर्भर करती है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता पर। क्लियर यहाँ तक? और इस c की अगर बीमा निकालें, c की जो बीमा होगी वह होगी Lt-1, ठीक है। ये जो Lt-1 है वह वेग तथा चाल की भी
वेग तथा चाल की भी विमा होती है। LT - 1 किसकी विमा होती है? वेग अथवा चाल की। ठीक, ये तो था आपका रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। अब इसके बाद जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।